हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सोशल शर्मा जी पे एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी चैप्टर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसका लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बेसिक्स कवर किए हैं, उसको देखे बिना आगे के लेक्चर्स ना देखें, है ना। मतलब लाइन से आप सभी लेक्चर्स को कंटिन्यू करें तो ही जो है बेस्ट आउटपुट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो भाई ये हमारा पूरा इस चैप्टर का फ्लो रहेगा। फर्स्ट लेक्चर अपना हो चुका है E2L01। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं E2L02 यानी इकोनॉमी का चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 2। ठीक, थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं बहुत सारे। तो ये क्लास फ्लो रहेगा, है ना, इसको देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन ने सारे चैप्टर्स को डिवाइड किया है क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स। थ्री सेक्टर कौन कौन से हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए हैं। आज हम कंपेयर करेंगे उनको, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, मतलब जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है उन सेक्टर्स का और एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है उन सेक्टर्स का, इसके बेस पे। ठीक, एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं आज वो डेवलप्ड कैसे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कैसे है, किस सेक्टर का डेवलपमेंट में कितना योगदान है, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। लास्ट क्लास में मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर क्या होते हैं ये समझाया है। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। आज हम देखने वाले हैं इन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन टोटल इकोनॉमी में। क्लियर है? तो कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स, the various production activities in primary, secondary and tertiary sectors produce very large numbers of goods and services। बिल्कुल, तो गुड्स एंड सर्विस क्या होते हैं ये भी हमने देखा है। तो तीनों सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, तीनों सेक्टर में जो एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है बनते हैं। ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिल्कुल सभी सेक्टर्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना, जो हेल्प करते हैं इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। क्लियर है? तो देखो, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होता है उसको नापते कैसे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में राइस है, व्हीट है, मिल्क है, एग है, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो इनको हम काउंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक सेक्टर में सारे प्रोडक्शन को काउंट कर लेंगे तो वो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे ही तीनों सेक्टर जो अगर इकोनॉमी के हम टोटल प्रोडक्शन को काउंट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो वही हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन कुछ इसमें चीजें बहुत ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, कंसेप्चुअल चीजें हैं ये। ठीक, तो इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, तो ये भी हो सकता है कि कोई एक सेक्टर हो, मान लीजिए जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है भैया, है ना। हमारे टोटल जीडीपी मान लो 100 रुपए अपना है टोटल, तो 100 रुपए में से 56 रुपए केवल सर्विस सेक्टर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन में हमारे देश में सर्विस सेक्टर सबसे आगे है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि भाई हो सकता है एक सेक्टर डोमिनेंट हो, है ना, बाकी सभी सेक्टर से ज्यादा परफॉर्म करता हो। बिल्कुल ठीक, वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, तो दूसरे सेक्टर हो सकते हैं कम साइज के हो। ठीक, तो हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। तो हमें हर सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन निकालना है, और वो कैसे निकालना है ये हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। क्लियर है? तो सो मैनी गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ टू काउंट देम, उनको अपन काउंट कैसे करें ये हम देखते हैं इस चैप्टर में। फटाफट देखिए, तो सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हाउ टू काउंट, इनको काउंट कैसे करें। तो देखो, एक सेक्टर की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं इसको अपन। अब प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, राइस हो गया, व्हीट हो गया, एग्स हो गए। ठीक, एग्स के बाद आपका मिल्क हो गया। ठीक, तो ये सारे जो भी हमारे पास गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, इनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम इनका केवल प्रोडक्शन लेंगे, मॉनेटरी वैल्यू में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। फॉर एग्जांपल राइस कितने किलो हमने प्रोड्यूस किया, मान लो हमने 100 किलो राइस प्रोड्यूस किया इकोनॉमी में, 100 किलो हमने व्हीट प्रोड्यूस किया, है ना, 50 एग्स प्रोड्यूस किए, मिल्क कितना, 100 लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया।
ठीक, तो इसको आप इसको कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, इन सारे जो प्रोडक्शन हुआ है, इन सारे प्रोडक्शन को हम पैसों में कैलकुलेट कर लेंगे, मनी में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, और उसी को बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू। ठीक, तो गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है भैया? मॉनेटरी वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के टर्म्स में हम उसको कन्वर्ट करके उस पूरे सेक्टर का प्रोडक्शन निकाल लेंगे। अच्छा, उस सेक्टर में ध्यान रखिएगा सारी गुड्स एंड सर्विसेज, हर खेत से क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है पूरी इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये पूरा कैलकुलेट होता है। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा फिगर निकलता है, छोटा मोटा फिगर नहीं है ये, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है एक साल में, तो नॉर्मली 1 ईयर के हिसाब से निकालते हैं अपन। ठीक, क्लियर है? तो फटाफट देखते जाइए। तो economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers। तो उनके actual numbers ऐड करने की बजाय हमें उनकी क्या निकालना चाहिए? वैल्यूज। वैल्यूज मतलब मॉनेटरी वैल्यू। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ 10,000 kg of wheat is sold at 20 rupees per kg, the value of wheat will be 2 lakhs। तो अगर 10,000 kgs ऑफ व्हीट 20 पर केजी पर सोल्ड किया है, 2 लाख की वैल्यू निकल गई। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स ₹15 के हिसाब से अगर बेचा है तो 75,000 हो गया। तो टोटल अगर मान लो ये 2 प्रोडक्ट ही बने हैं पूरी इकोनॉमी में, तो ध्यान रखना 2,75,000, 2,75,000 क्या हो गई? इसका प्रोडक्शन वैल्यू हो गई इस सेक्टर की। क्लियर है? चलो तो देखते हैं धीरे धीरे। इन्होंने एग्जांपल लिया है केवल 2 प्रोडक्ट का, पर 2 प्रोडक्ट नहीं होते, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान रखिए सेक्टर में। तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। तो तीनों सेक्टर्स के हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं? एड अप कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है? जीडीपी। देखने वाले अपन थोड़ी देर में। क्लियर है? तो यहां पर मेरे ख्याल समझ में आया कि किस प्रकार से हम प्रोडक्शन निकालते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी सेक्टर का, तो बेसिकली इकोनॉमी को अपन 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी भी कहते हैं इनको। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। तो 3 सेक्टर्स का टोटल प्रोडक्शन हमें निकालना है। ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन अलग निकलेगा, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन अलग निकलेगा और सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन अलग निकलेगा। ठीक, तो ये बहुत बड़ा फिगर आता है भाई, है ना। तो छोटा मोटा फिगर नहीं है, क्योंकि लाखों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तीनों सेक्टर्स में। क्लियर है? हाँ, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, कौन सी कंपनी कितना क्या प्रोड्यूस कर रही है। ठीक, और उसको अपन एड अप करते हैं आखिरी में। ठीक है ना। ये सब कौन करता है इंडिया में, ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो अभी तक जो समझना था हमको, वो मॉनेटरी वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं और मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करते हैं। हर सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू को अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं, टोटल मॉनेटरी वैल्यू। क्लियर है? तो देखो ये जो शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, साथ साथ आप लिखते जाएं, आप शॉर्ट में ना लिखें। ठीक, समझने के लिए है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स पूरे मैं करवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बहुत डिटेल में चीजें अपन कर रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है भैया। केवल आपके 10th क्लास के एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी आपके सामने। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये नॉलेज आपके काम आएगा। क्लियर है? चलिए तो फर्दर देखते हैं आगे। चलो, अब सेकंड चीज क्या ध्यान रखना है भाई? पहली चीज हमको समझ में आ गया कि मॉनेटरी वैल्यू निकाल के सबको ऐड कर देना है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। तो हर गुड एंड सर्विस को अपने को काउंट नहीं करना है। ठीक, ध्यान रखना। क्यों? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। क्लियर है? तो देखिए ये क्या होता है सर, फाइनल गुड क्या होता है ना, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, ये समझ लीजिए फटाफट। ठीक, तो क्या बोल रहा है? ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल एडिंग मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। तो हर सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए पहली चीज हम मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। और केवल कौन से गुड्स एंड सर्विस लेंगे कैलकुलेशन में? फाइनल गुड्स। क्योंकि फाइनल गुड्स जो होते हैं उनमें बाकी सभी गुड्स की या इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखा है भाई, ये व्हीट, किसान क्या उगा रहा है? व्हीट। ध्यान रखना। और वो व्हीट बेच रहा है 20 रुपए का किसी फ्लोर मिल को, आटा कंपनी को।
ठीक, तो 20 रुपए का व्हीट इस फ्लोर मिल ने लिया, आटा कंपनी ने लिया और आगे बेच दिया बिस्किट कंपनी को 25 रुपए में। ठीक, और फिर बिस्किट कंपनी ने बिस्किट बनाए, ठीक है, और बिस्किट बेच दिए मार्केट में 80 रुपए के। तो देखो मार्केट में ये जो 80 रुपया है ना, ये क्या हो गया, प्रोडक्शन। क्लियर है, तो ये जो प्रोडक्शन है 80 रुपए का या बिस्किट्स का, इसमें इस व्हीट की भी वैल्यू जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, व्हीट की वैल्यू और फ्लोर की वैल्यू भी जुड़ी हुई है। क्लियर है, ध्यान रखना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर ये बिस्किट मार्केट में कंज्यूम होने आया है, एक कोई कस्टमर आया, कस्टमर ने 80 रुपए के बिस्किट खरीद लिए, तो इसमें व्हीट की वैल्यू भी जुड़ी हुई है और फ्लोर की वैल्यू भी जुड़ी हुई है। क्लियर है ना। तो अगर मान लो कि आपने 3 बार काउंट कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, व्हीट भी प्रोड्यूस हुआ है, तो आपने कहा सर 20 रुपए का व्हीट भी कैलकुलेट कर लो और 25 रुपए का जो है वो आटा भी कैलकुलेट कर लो, फ्लोर भी कैलकुलेट कर लो, बिस्किट भी कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर आपने 3 बार कैलकुलेट कर लिया, तो ये गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है ना। और गलत कैलकुलेशन की वजह से जो हमारा रिजल्ट आएगा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें। ठीक, तो हमेशा हम ध्यान रखना फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं या फाइनल गुड्स को ही अपन कंसिडरेशन में लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते। अब डिफरेंस क्या होता है भाई इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है ना, कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट नहीं बने हैं। ठीक, तो जैसे गेहूं है भाई, अगर गेहूं को कोई व्यक्ति ले लेता है और घर पे जाके रोटी बनाकर खा लेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, तो वो फाइनल गुड हो जाएगा गेहूं उस कंडीशन में। लेकिन अगर गेहूं से आटा बन रहा है, आटा से बिस्किट बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगा, यहां पर इंटरमीडिएट गुड हो गए हैं, क्योंकि ये फाइनल गुड नहीं बने हैं अभी। ठीक, फाइनल गुड क्या होगा, बिस्किट। ठीक, अब बिस्किट से आगे जो कंज्यूमर है बिस्किट को खरीदेगा और खा लेगा चाय के साथ। क्लियर है, तो उस कंडीशन में वो फाइनल गुड कहलाएगा। तो मतलब फाइनल गुड वो गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं। क्लियर है, कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं। तो फटाफट देखो, है ना, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। ठीक, फाइनल गुड रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। ठीक, अच्छा ये लिखना है ना भाई, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस दोनों में लिखना है अपने को क्या है। ठीक, फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड नॉर रीयूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड वो गुड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, ठीक, आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अब वो उनसे फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, दोज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ठीक, तो फाइनल गुड्स 2 कैटेगरी के होते हैं, फाइनल कंजम्पशन गुड्स और फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैं मान लीजिए मेरा एक सेंटर है ऑफलाइन और मैंने वहां एसी लगाया एक, तो एसी मेरा इन्वेस्टमेंट गुड है। क्लियर है ना, तो मैंने एसी लगा दिया मेरी कोचिंग में, अब धीरे धीरे मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूं, अगले 5-10 साल में मैं उसको पूरा कंज्यूम कर लूंगा। ठीक, तो वो भी किस में आएगा, फाइनल गुड में। मतलब उससे मैं आगे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं अब, ठीक है ना, उसका फॉर्म चेंज नहीं कर रहा हूं। क्लियर है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दीज गुड्स आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन विद इन द सेम ईयर। तो ये गुड्स वो होते हैं जिनका अभी फर्दर मॉडिफिकेशन होना है। क्लियर है, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिल्कुल इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करके ही फाइनल गुड्स बनते हैं। एक और एग्जांपल देखो फटाफट, जैसे कि मान लीजिए ये टायर्स हैं, ठीक है, तो टायर्स को अगर डायरेक्टली कोई कस्टमर खरीद रहा है, अपनी कार में लगा रहा है या यूज कर रहा है, तो ये फाइनल गुड्स हो गए। ठीक, लेकिन अगर इन टायर को कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीद रही है, तो वो अपनी कार में लगा के फाइनल गुड क्या हो गया, कार बेचेगी। तो कार की प्राइस अगर 5 लाख है, तो कार की प्राइस में भी तो इन टायर्स की प्राइस जुड़ी हुई है ना। तो ध्यान रखिए, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आप प्रोडक्शन निकाल रहे हैं और आपने ये टायर भी कैलकुलेट कर लिए, मान लीजिए एक टायर 5,000 का है, तो 20,000 रुपए के टायर्स हो गए आपके ये। ठीक, और कार की कीमत 5 लाख जोड़ ली आपने, तो यहां पर आपने डबल काउंटिंग कर ली है। ठीक है ना, 20,000 रुपए को आपने 2 बार जोड़ लिया है, क्योंकि इस कार की प्राइस में ये 20,000 रुपए जुड़ा होगा, जिससे आपके प्रोडक्शन की वैल्यू गड़बड़ आ सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम जब भी किसी भी सेक्टर का प्रोडक्शन निकालते हैं, हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कैलकुलेट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करते। क्लियर है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं मैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये गेहूं है, ये मान लीजिए 20 रुपए का बेचा किसान ने,
ठीक, अब किसान ने क्या किया, किसको बेचा, फ्लावर मिल को। तो फ्लोर मिल वाले ने इसको 25 रुपए का आगे बेचा, किसको, ब्रेड कंपनी को। ब्रेड कंपनी ने उससे बढ़िया ब्रेड बनाई और ब्रेड का जो ब्रेड है उसको आगे बेचा 40 रुपए में। ठीक, किसको, सैंडविच बनाने वाले को। और सैंडविच बनाने वाले ने बढ़िया उसमें सैंडविच बनाया, है ना, और उसको आगे मार्केट में बेच दिया उस सैंडविच को, कितने में, 100 रुपए में। क्लियर है। तो ये जो 100 रुपया है ये फाइनल गुड है, और इस 100 रुपए में ब्रेड की कीमत, फ्लोर बनाने की कीमत और गेहूं की कीमत, सबकी कीमत जुड़ी हुई है। तो मान लीजिए ये सेक्टर है एक, और इस सेक्टर में केवल एक सैंडविच प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके हिसाब से इस सेक्टर का प्रोडक्शन क्या आना चाहिए, तो कायदे से 100 रुपए इस सेक्टर का प्रोडक्शन आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये इंटरमीडिएट गुड्स भी काउंट कर देंगे तो 40, 25, 20, तो 85 हो गया, तो 185 हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी उसमें, है ना। तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो फाइनल गुड्स में काउंट होना ही है आगे जाके। ठीक, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए वी ओनली यूज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक, तो देख लो, टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लोर मिल फॉर ₹20 पर केजी। ठीक, तो 20 रुपए में बेच रहा है फ्लोर मिल को। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू बिस्किट कंपनी फॉर ₹25 पर केजी। 25 रुपए में बेच रहा है ये। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। 4 पैकेट बनाता है। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू कंज्यूमर फॉर ₹80, 20 रुपए पर पैकेट। द बिस्किट आर फाइनल गुड्स, तो गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो कंज्यूमर तक रीच कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम ध्यान रखना, प्रोडक्शन जब भी निकालेंगे किसी भी सेक्टर का, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं करेंगे, केवल फाइनल गुड्स काउंट करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी काउंटेड होती है। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आगे चल के क्या है, कंपैरिजन करना है भैया, है ना, अलग अलग सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का और अमेरिका का क्या कंपैरिजन है। तो अगर आप गलत वैल्यू निकाल लोगे तो कंपैरिजन में बड़ी दिक्कत होगी। क्लियर है। चलिए, तो ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है भाई, तो देखो, किसान ने 20 रुपए के गेहूं प्रोड्यूस किए, इसने फ्लोर मिल को दिए। फ्लोर मिल ने क्या किया, फ्लोर मिल ने 25 रुपए का बेचा, मतलब 20 रुपए का उसका इनपुट था और 25 रुपए का आउटपुट था। तो फ्लोर मिल जो है उसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया भैया, 5 रुपए का। ठीक, ध्यान रखिएगा, 5 रुपए का क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। और अब जब ये 25 का बेच दिया बिस्किट, अब बिस्किट कंपनी ने बिस्किट बनाकर यही 25 रुपए का बिस्किट 80 में बेच दिया, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया, बिल्कुल 80 माइनस 25। तो ये बिस्किट कंपनी का वैल्यू एडिशन रहेगा 55 रुपए। कितना रहेगा, 55 रुपए। क्लियर है। तो देखो, हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन को भी अगर अपन जोड़ देंगे तो भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमें मिल जाएगा, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक, तो देखो, सबसे पहली वैल्यू एडिशन किसने, किसान ने ऐड करी, कितने रुपए की, 20 रुपए की। क्लियर है। और 20 रुपए की बेच दी उसने। सेकंड वैल्यू एडिशन कितनी है भैया, 5 रुपए की, तो 20 और 5 25। ठीक है ना। और सेकंड वैल्यू एडिशन की, थर्ड वैल्यू एडिशन कितनी है, 55 रुपए की। तो इन तीनों केवल वैल्यू एडिशन को भी आप जोड़ देंगे तो भी हमें मिल जाएगा 80 रुपीज, जो कि हमारे प्रोडक्शन के बराबर है। क्लियर है, ध्यान रखना। तो दो तरीके से अपन निकाल सकते हैं किसी भी सेक्टर का प्रोडक्शन। क्लियर है। तो पहला तरीका तो यह है कि आप सीधे सीधे फाइनल गुड्स जो हैं उनकी वैल्यू को या उनकी प्राइस को, मॉनेटरी वैल्यू को ले लो और टोटल कर लो। सारे जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विस जितने भी हैं, सबकी आप मॉनेटरी वैल्यू को उठा लो और प्लस कर दो, तो वो उस सेक्टर का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक। सेकंड मेथड ये है कि आप वैल्यू एडिशन से भी कर सकते हो कि हर स्टेज पर, प्रोडक्शन के हर स्टेज पर क्या क्या वैल्यू एडिशन हुआ है, केवल वो वैल्यू एडिशन को भी आप जोड़ सकते हो, तो भी आपके पास प्रोडक्शन सेम ही आएगा। क्लियर है भाई, मेरे ख्याल से यहां पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि ये वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट ठीक है, केवल समझ लो क्या होता है वैल्यू एडिशन, है ना। ये इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो केवल हमें बेसिक समझना है कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। ठीक, वैल्यू एडिशन के बेस पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इस क्लास में, वो हायर क्लास में करेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो नॉट राइट नाउ। तो यहां पे हमें जो समझना है वो ये है, किसी भी सेक्टर की
जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उस सेक्टर में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को आप ऐड कर लोगे तो उस सेक्टर का आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपने तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को निकाल लिया, उनको ऐड कर दिया, तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन क्या है, और उसी को बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलता है, समझ में आया भाई? ये जो जीडीपी का कंसेप्ट है मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया है, ध्यान रखिएगा। वहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट भी समझाया है। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से जीडीपी निकलता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में लिखिएगा। तो एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, वो क्या है? कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स परचेज होते हैं वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो गुड्स परचेज होते हैं वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं। क्लियर है? इंटरमीडिएट गुड्स मतलब अभी वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, उनसे और भी चीजें बनेंगी। क्लियर है? जैसे जैसे टायर का यूज कर फाइनल कार बनेगी एक। ठीक, तो कार की कीमत में टायर की कीमत जुड़ी हुई होगी, तो उसे हमें दोबारा से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? फर्दर देखो आप, तो वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि केवल गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विस ही क्यों काउंट करते हैं? तो भाई सिंपल सी तरीका है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। आंसर क्या है इसका? वन वर्ड आंसर, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक, इसलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विस ऐड करते हैं, बताया मैंने आपको, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी ऐड कर लोगे तो वो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन में फाइनल गुड्स में तो उनकी वैल्यू ऑलरेडी काउंट हो रही है, और एक बार एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, जिससे हमारा प्रोडक्शन का जो आंकड़ा आएगा वो गलत होगा। क्लियर है? तो हमें ये नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्शन के बेस पर हम बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं, तो इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि हमारा प्रोडक्शन बेस्ट टू बेस्ट आ सके, जो वास्तविकता में, जो रियलिटी में हमने प्रोड्यूस किया है वही आए। ठीक, ना हमें उसको ज्यादा करना ना उसको कम करना है। क्लियर है? चलिए, तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। देखो, अब ये लिखना हो गया भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है वाई आर, समझ में तो अपने को आ गया, पर वो पूछ रहा है वाई ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड। तो भैया ये स्टेटमेंट चिपका देना है अपने को कि भाई डबल काउंटिंग ना हो जाए, अवॉइड करने के लिए। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर ऑफ दैट ईयर। बिल्कुल, तो एक साल में एक सेक्टर में टोटल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को अपन ऐड कर लेंगे उस साल के लिए, तो उस सेक्टर का प्रोडक्शन मिल जाएगा। और ऐसे ही तीनों सेक्टर, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ अ कंट्री। सिंपल सी चीज है। ठीक, तो तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल का, उसको अगर अपन ऐड कर देंगे तीनों सेक्टर्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा? जीडीपी। तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। बिल्कुल, विद इन द कंट्री, ध्यान रखना, अगर एक भी गुड एंड सर्विस इंडिया की बॉर्डर के बाहर प्रोड्यूस हुई है तो वो इंडिया में काउंट नहीं होगा। क्लियरली बात है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि भाई इकोनॉमी की एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बाउंड्री होती है। क्लियर है? चलिए, तो जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। तो एक इकोनॉमी कितनी बड़ी है जीडीपी से मालूम चलता है हमें। ठीक, चलिए, और जीडीपी से हमें बहुत सारी चीजें मालूम चलती हैं एक इकोनॉमी के बारे में, लेकिन जीडीपी जो है उस देश के डेवलपमेंट का जो है वो फैक्ट नहीं है। उस देश के डेवलपमेंट को हम जीडीपी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये मैंने बताया आपको जब मैंने इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया। क्लियर है? चलिए, फर्दर देखिए आगे। चलो, तो ये जीडीपी की डेफिनेशन, इसको लिखिएगा, ये वाली डेफिनेशन लिखिएगा, है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो जीडीपी इज द टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ज्योग्राफिक बाउंड्री, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब इकोनॉमी, ठीक है ना, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान रखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में ये चारों चीजें आपको लिखना है। मॉनेटरी वैल्यू अगर आपकी डेफिनेशन में नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ तो दिक्कत है, पर्टिकुलर बाउंड्री या ज्योग्राफिक बाउंड्री नहीं हुआ तो दिक्कत है, और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नहीं हुआ तो दिक्कत है। क्लियर है ना? तो ये चारों चीजें, मतलब डेफिनेशन का मतलब ही डेफिनेट होता है। क्लियर है? उसमें आप अपने मन से कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन याद करो जीडीपी की और लिखो। ठीक, तो इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री।
This ministry, with the help of various governments, departments of all the Indian states and union territories, collect information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP. तो बिल्कुल गवर्नमेंट ये काम करती है, ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की संस्था है जिसको हम बोलते हैं, चलो उसमें मत जाओ डिटेल में अब, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कौन करता है भाई काउंट जीडीपी को, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है एक और स्टेटमेंट देखिए, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट बिगेन टू ब्रिंग आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर टुवर्ड्स ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्लेस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टुवर्ड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू बी एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो बिल्कुल अब गवर्नमेंट ने ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बेस पर भी जीडीपी कैलकुलेट करना चालू करा है, ठीक। बताया मैंने आपको शॉर्ट में कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है या वैल्यू एडिशन क्या होता है। वैल्यू एडिशन के बेस पर भी अपन जो है वो जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। द जीवीए मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब ये क्या होती है ये आपको यहां नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी खुद ही बोल रहा है कि यू विल लर्न अबाउट जीवीए एंड द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो मैं तो आपको पढ़ा सकता हूं, पर क्यों जबरदस्ती क्यों पढ़े, उतना ही अपने पास दिमाग है, ज्यादा खर्च नहीं कर सकते अपन। तो देखते हैं आगे फटाफट, क्लियर है यहां तक आपको, ठीक। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, सिंपल चीज है, ठीक। तो फटाफट देखते जाओ क्या क्या अपन ने किया है। तो कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर को अपन कंपेयर कर रहे हैं। देखो अभी अपन केवल प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन पे भी कंपेयर करेंगे, ठीक। और दूसरा कि किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है। तो आने वाले टॉपिक्स में इस चैप्टर में जो अगले लेक्चर्स हैं उसमें हम एम्प्लॉयमेंट को भी देखेंगे, भाई किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है। और इंडिया में तो बहुत थोड़ा सा क्या है, मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेज्ड है, ठीक है। ऐसे सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन अपना 56% है, पर इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट लगभग 20% के आसपास ही है। लेकिन वही एग्रीकल्चर जिसका प्रोडक्शन 18% है टोटल जीडीपी का, ठीक। मतलब 100 रुपए अगर अपना जीडीपी है तो 100 रुपए में से मात्र 18 रुपए प्रोड्यूस कर रहा है अपना एग्रीकल्चर, लेकिन यहां पर लगभग 45% के आसपास पॉपुलेशन एंगेज है, ठीक। तो ये समझना है आपको कि भाई क्या समस्या हुई ऐसी कि भाई सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन तो बहुत है पर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम है पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अभी इसलिए जाहिर सी बात है 18 रुपए, 100 में से 18 रुपए जो है 18% प्रोडक्शन है जीडीपी का, ये 18 रुपए बटेंगे किसमें, 45 लोगों में, और ये 56 रुपए बटेंगे 20 लोगों में, ठीक। तो 56 रुपीज जाएंगे 20 लोगों के पास। तो इन दोनों में से बेहतर कौन रहेगा भैया, जाहिर सी बात है ये सर्विस सेक्टर वाले लोग। तो भाई इसलिए हमारा एग्रीकल्चर में जो बेचारे लोग हैं हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए वो गरीब हैं, है ना, क्योंकि आउटपुट बहुत कम है एग्रीकल्चर का, पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो हम भी सारी चीजें आगे देखने वाले हैं, अगर यहां समझ में नहीं भी आई तो टेंशन वाली बात नहीं है, आगे मैं फिर से रिपीट करूंगा अगले लेक्चर्स में, क्लियर है। चलिए थोड़ा डेटा देख लेते हैं, फटाफट देखो, ठीक है। तो ये डेटा है मई 2026 का, तो ये जो रिकॉर्ड में कर रहा हूं लेक्चर से लेटेस्ट ही है ना, पुराने नहीं है, हर साल में नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं, ठीक। तो भैया देखो, तो यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके, इंडिया, फ्रांस, इटली, रशिया, तो इनका अपन जीडीपी देख रहे हैं कितना है, कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई इंडिया से क्या कंपैरिजन है जीडीपी का, ठीक। कितनी रफ्तार से, मतलब ग्रोथ क्या है जीडीपी की, कितनी रफ्तार से जीडीपी बढ़ रहा है, और फिर पर कैपिटा इनकम क्या है इन देशों का, ठीक। तो देखो इससे और बेहतर समझ में आएगा डेटा से हमें। तो यूएसए का जीडीपी जो है भैया वो है $32.38 ट्रिलियन, बहुत बड़ा जीडीपी है ये, नो डाउट। चाइना का है $20.85 ट्रिलियन, ठीक है ना। तो ये है इंडिया, हमारा देश। अब देखो इंडिया का टोटल जीडीपी है $4.5 ट्रिलियन, कितना है, $4.5 ट्रिलियन। चाइना का देखो $20.85 ट्रिलियन, मतलब लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर है। तो कितना फर्क है इंडिया के जीडीपी में और चाइना के जीडीपी में, क्लियर है, बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक। लगभग 5 गुना से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है चाइना इंडिया से। तो जीडीपी से हमें इकोनॉमी का साइज मालूम चलता है, क्लियर, केवल साइज मालूम चलता है, ठीक। यूएसए का जीडीपी और बड़ा है 32.38 ट्रिलियन, ठीक। जर्मनी का है 5.45, जापान का है 4.38, यूके का है 4.26, इंडिया का है 4.15, फ्रांस का, इटली का, रशिया का, ठीक। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अभी लेटेस्ट में ये जो वॉर चल रहा है किसके बीच में, ईरान के बीच में और यूएसए, है ना। वॉर होता है, रुक जाता है, लेकिन इससे क्या हो रहा है,
इंटरनेशनल लेवल की इकोनॉमीज गड़बड़ कर गई हैं, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी, जैसे हमारी इकोनॉमी है वो ऑयल डिपेंडेंट है, ठीक, और ऑयल हमारे देश में होता नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डॉलर है, डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपीज जो है वो फॉल हो रहा है, गिर रहा है। मतलब अब $1 हमें लगभग 95 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है ना। और इस वजह से इंडिया जो है वो 4th पोजीशन से 6th पोजीशन पे आ गया है। क्लियर है? नहीं तो अभी कुछ समय पहले, 4 महीने पहले तक इंडिया वाज ऑन 4th पोजीशन, इंडिया 4th पोजीशन पे था, ठीक है ना, जर्मनी के बाद, ठीक। लेकिन अभी खिसक कर कहां पे आ गया, 6 पे। तो ये वापस धीरे धीरे समय के साथ साल 6-8 महीने, साल भर में दोबारा से 4th नंबर पे पहुंच जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब देखो यहां पर ये ग्रोथ रेट्स हैं। अमेरिका की जीडीपी जो है वो 2.32% ईयरली से बढ़ रही है, ठीक। मतलब हर साल ये 2.32% बढ़ रही है। चाइना की जीडीपी 4.41% से बढ़ रही है। जर्मनी की तो बहुत ही स्लो है, 1% भी नहीं बढ़ रही है। जापान की भी स्लो है, यूके की भी स्लो है। लेकिन इंडिया की देखो, इन सभी देशों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जीडीपी किसकी है, इंडिया की। मतलब इंडिया हर साल अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा रहा है, किस रेट से, 6.48। मतलब जीडीपी में इतने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो पिछली बार अगर मान लो 100 रुपए के प्रोड्यूस हुए थे, तो अगले साल कितने के प्रोड्यूस होंगे, 106.48 रुपीज के। क्लियर है? तो ये बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर देखो, ये पर कैपिटा इनकम का डेटा है। क्या है पर कैपिटा इनकम? तो अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है डॉलर्स में 94,430। तो ये सारे देश जो टॉप 10 देश हैं, ध्यान रखिएगा, इन सब की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन केवल इंडिया इनमें ऐसा है जो जिसकी मात्र 2,813 क्या है, पर कैपिटा इनकम है। अब देखो साफ मालूम चल रहा है कि हमारा जीडीपी तो अच्छा है, बड़ा खासा है ना, 6वें नंबर पर है, पर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम पर कैपिटा इनकम में मार खा जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारे कंसेप्ट, पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम क्या होता है, ये मैंने डिस्कस करा है इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर में, तो प्लीज उसको देखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो डेटा समझ में आया मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको ये याद रखना इंडिया भी 6th पोजीशन पे है। और एक थोड़ा सा डेटा याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, केवल हमें ये देखना है इंडिया 6th पोजीशन पे है। और एक जनरल कंपैरिजन, भैया चाइना की इकोनॉमी जो है वो इंडियन इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है, और अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो इंडियन इकोनॉमी से कितनी बड़ी है, तो इंडियन इकोनॉमी है 4, मतलब लगभग 4 ट्रिलियन की, और ये है 32 ट्रिलियन की, ठीक। तो 8 गुना ज्यादा बड़ी है, 8 टाइम्स। क्लियर है? बस इतना याद रखना है। और देखो, जो हम जीडीपी निकालते हैं वो इसी के काम आता है, कंपैरिजन करने के कंट्रीज को। क्लियर है? चलो, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया, ठीक। और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हमने देखे। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो सेक्टर्स में चेंजेस किस प्रकार से होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है ना। आज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, उनमें सेक्टोरल कंपोजिशन क्या होता है, कि भाई सेक्टर्स किस किस प्रकार से कंपोज होते हैं उनमें, ठीक। जैसे कि जो गरीब देश हैं उनमें ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर की होती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर की। तो जो गरीब देश हैं उनके जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, प्राइमरी सेक्टर का, लगभग 70% के आसपास, 70 to 80%। इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन लगभग 20% के आसपास होगा, है ना, कम होगी कंपैरेटिवली, है ना। फिर जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन और कम होगा, लगभग 10% के आसपास। ये स्टैंडर्ड नहीं है ना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक। तो कोई भी गरीब देश है वो बेसिकली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट देश होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज कम होती हैं, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ होता है ना, तभी तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। क्लियर है? और जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगी, ध्यान रखिएगा, इन तीनों सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। अब ये अंडर डेवलप्ड कंट्री एक जमाने में डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, ठीक। देखो फटाफट, तो डेवलप्ड कंट्री बन गई है क्या, तो डेवलप्ड कंट्री का कंट्रीब्यूशन क्या होता है अलग अलग सेक्टर्स का, तो प्राइमरी सेक्टर बहुत कम होता है, लगभग 15%, 10 से 15% के आसपास, ठीक। 15% में ही वो इतने टेक्नोलॉजिकली आगे होते हैं कि वो पूरे देश के लिए खाना उगा लेते हैं, और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी उगा लेते हैं, और एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। जैसे अमेरिका की बात करता हूं, तो अमेरिका मात्र 10% एरिया पर खेती करता है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक। फिर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अच्छी खासी डेवलप होती हैं, लगभग 30 से 35% के अराउंड इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक। क्लियर है भैया?
35% के अराउंड। फिर डेवलप्ड कंट्रीज में और अगर देखा जाए सर्विस सेक्टर जो है या टर्शरी सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है 50% और उससे भी ज्यादा। क्लियर सी बात है। तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है उसका जो सेक्टोरल कंपोजिशन है, जो अलग अलग सेक्टर्स का पूरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, वो भी चेंज होता जाता है। ठीक, तो चेंजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया अब। ठीक, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आज जितनी भी कंट्रीज डेवलप है उन्होंने शुरुआत की थी एग्रेरियन इकोनॉमी से या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी वो, और अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के बाद वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गई। क्लियर है ना। ठीक, तो यही हमें इस टॉपिक में समझना है। फटाफट देखो अब आगे चलो। तो जनरली द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड टुडे इनिशियली स्टार्टेड विद प्राइमरी सेक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल, तो जितनी भी कंट्री आज डेवलप हैं उन्होंने इनिशियली शुरुआत में स्टार्ट कैसे करा था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से ही करा था। मतलब उनकी पूरी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम था। ठीक है ना, क्योंकि हाई एंड सर्विसेज है। ठीक, तो एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ, ठीक है, ज्यादा फूड प्रोड्यूस हुआ, तो उस फूड को एक्सपोर्ट भी करा गया। वही फूड जो है या वही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है, आउटपुट जो है, वही काम आया किसके, इंडस्ट्रीज के। ठीक, तो मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अनदर एक्टिविटीज। तो बहुत सारे लोगों ने अब अदर एक्टिविटीज चालू करी। देना देयर वेयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स भी बढ़े, क्राफ्ट पर्सन्स भी बढ़े। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स। तो बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज हुई भाई बहुत जबरदस्त तरीके से। तो बिसाइड देयर वेयर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें बढ़ती हैं जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आप डेवलप करते हैं। क्लियर है। तो फटाफट देखिए आगे। However, at this stage, most of the goods produced were natural products. तो अभी एग्रेरियन इकोनॉमी ही है, लगभग 70% प्रोडक्शन किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है। फिर धीरे से ये इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होगी किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक, तो अभी इस समय तक नेचुरल प्रोडक्ट्स ही है मार्केट में फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वेयर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है तो उस कंडीशन में आपकी पॉपुलेशन के ज्यादातर लोग जो हैं वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड रहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्लियर है। तो ध्यान रखिए, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों के बेस पे अपन देख रहे हैं। क्लियर है ना। तो कंट्री जब लेस डेवलप होती है या अंडर डेवलप होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. बिल्कुल, तो समय के साथ धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में लगभग 100-150 साल में क्या होता है भैया, फैक्ट्रीज धीरे धीरे आती हैं, है ना, डेवलपमेंट होता है, नए नए तरीके आते हैं किसके, मैन्युफैक्चरिंग के। तो फैक्ट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग, फैक्ट्रीज धीरे धीरे ग्रो करती हैं। ठीक, तो दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड इन फार्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर। तो वो सारे लोग जो फार्म्स में काम करते थे धीरे धीरे फैक्ट्री में काम करने लगेंगे अब। ठीक, तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब सेकेंडरी सेक्टर का क्या हो गया, रोल बढ़ गया है इकोनॉमी में, क्योंकि अब कंट्री लेस डेवलप से डेवलपिंग हो गई है। ठीक, और अब सेकेंडरी सेक्टर जो है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सेक्टर टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, hence over a time a shift had taken place. This means that the importance of sector has changed. बिल्कुल, तो अलग अलग सेक्टर का समय समय के साथ इंपॉर्टेंस भी चेंज होता है। क्लियर। फर्दर देखिए, in the past 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. बिल्कुल, तो फिर 100 साल या फिर थोड़े लंबे समय के बाद क्या होगा कि भाई ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो अभी आपका तगड़ा सेक्टर है इकोनॉमी का, वो फिर से शिफ्ट होगा और धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी या सर्विस सेक्टर पे ज्यादा आधारित हो जाएगी। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा एम्प्लॉयमेंट में भी और प्रोडक्शन में भी। क्लियर है। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। तो भाई एम्प्लॉयमेंट में और प्रोडक्शन में अब किसका मेजर रोल हो गया, सर्विस सेक्टर का। ठीक, तो कोई भी कंट्री ग्रो कैसे करती है, पहले वो होती है एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी, फिर धीरे धीरे बनती है इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी,
फिर बनती है सर्विस बेस्ड सोसाइटी। क्लियर है? तो ये अपन ने देखा क्रमिक विकास, है ना, कैसे डेवलप होती है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर। तो आज जैसे अमेरिका की बात करें या डेवलप कंट्रीज की बात करें, तो जो प्राइमरी सेक्टर है, मैंने कहा सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, इन तीनों का योगदान जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना? प्राइमरी सेक्टर का लगभग 10% के आसपास कंट्रीब्यूशन रहेगा, सेकेंडरी सेक्टर का लगभग 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन रहेगा, और 50% के ऊपर यानी कि 60% के आसपास किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? टर्शरी सेक्टर का। ठीक, तो हम सेक्टर्स को ही देखकर ये समझ सकते हैं कि कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है कि डेवलप्ड कंट्री है। क्लियर है? तो ये सेक्टर्स का बहुत मेजर रोल होता है कंपैरिजन में बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक, तो दिस इज अ जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो अभी तक जो कंट्रीज डेवलप हैं उनमें यही जनरल पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। भाई आज से 300-400 साल पहले सारी कंट्रीज जो थी, जो आज यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो एग्रेरियन कंट्री थी, है ना, मेजरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इन पूरी इकोनॉमीज को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। ठीक, फिर और 100, 150, 200 साल बाद क्या हुआ? ये इकोनॉमीज धीरे धीरे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो गई। तो आज आप देखो अमेरिका आईटी इंडस्ट्री है, वहां पर जबरदस्त सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे काम होता है, और बाकी सारे काम वो छोटे मोटे देशों से करवा लेता है प्रोडक्शन के। ठीक है ना? प्रोडक्शन उसने आउटसोर्स कर दिया, अब वो केवल क्या कर रहा है? सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि फाइनल जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो सर्विस सेक्टर का है। क्लियर है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। क्लियर है? तो एक पैटर्न देखिएगा, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सर्विस। और ये जो पैटर्न चेंज है, ध्यान रखिए, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों की अपन बात कर रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज आएगा। ठीक, लेकिन इंडिया का इस मामले में थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि अपन इंडियंस हैं, अपन हर काम सेम थोड़ी करेंगे। ठीक है ना? अपन वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वी विल डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इंडिया में क्या हुआ भाई? इंडिया पहली बात तो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के सीधे सर्विस सेक्टर में पहुंच गया, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। ठीक, मतलब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर गायब ही कर दिया, मतलब हमारे इंडस्ट्रीज का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी से हम सीधे सर्विस बेस्ड सोसाइटी बन गए हैं। क्लियर है? तो और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में अभी भी, है ना, प्रोडक्शन में तो डिफरेंस आ गया, जो टोटल अलग अलग सेक्टर्स का प्रोडक्शन है उसमें तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अभी भी एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आ पाया। ठीक, एग्रीकल्चर, जैसे आज कंडीशन बताऊं तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसका 18% के अराउंड कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, लेकिन पॉपुलेशन जो एंगेज्ड है इस 18% को कमाने में या 18% को प्रोड्यूस करने में, वो लगभग 50% से ज्यादा है। तो हमारे देश में आज भी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो लगभग 50% से ऊपर है कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहां पर जो पॉपुलेशन जुड़ी हुई है वो लगभग 20% है। क्लियर है? तो हमने एग्रीकल्चर सोसाइटी से अपने आप को सर्विस बेस्ड सोसाइटी में चेंज तो कर लिया, पर जो एम्प्लॉयमेंट में चेंज आना था वो एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आ पाया। ठीक, तो यही हम पढ़ने वाले हैं आगे कुछ लेक्चर्स में। अब देखते हैं कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन इंडिया। तो इंडिया के 3 सेक्टर्स में प्रोडक्शन कितना है और एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये हमें समझना है। ठीक है, अब देखो ये थोड़े बहुत फिगर्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं, हमें जनरली समझना है। ठीक, एग्जैक्टली याद नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई सर्विस सेक्टर 57% है ना, शेयर जीडीपी में। मतलब प्रोडक्शन में अगर हम 100 रुपए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 100 रुपए में से 57 रुपीज सर्विस सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, 18 रुपीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है और 25 रुपीज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा। अब ये अंदाजन 50% के ऊपर सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, तो ऐसे अपन एग्जैक्टली फिगर याद नहीं रखना आपको। ठीक, लेकिन एक जनरल पैटर्न समझ में आना चाहिए। Over the years, have there been change similar to the pattern observed for the developed countries? तो क्या डेवलप कंट्री में जो पैटर्न ऑब्जर्व किया हमने, क्या वही पैटर्न इंडिया में भी दिखा हमको? देखते हैं। हाँ बिल्कुल, पैटर्न तो वही है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस के साथ। ठीक है ना? तो इंडिया वाले जो है वो वैसे काम नहीं करते हैं, हम अलग काम करते हैं, सबका कॉपी नहीं करते हैं। क्लियर है ना? डिफरेंट काम करेंगे। तो देखो शेयर इन जीडीपी, जीडीपी में शेयर कितना है? तो भाई सर्विस सेक्टर का है लगभग 57%, यानी कि हम 100 रुपए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 57 किसका हो गया? सर्विसेज का। एग्रीकल्चर का 18 और इंडस्ट्री का 25। क्लियर है? अब वही शेयर इन एम्प्लॉयमेंट देखो, तो सर्विस सेक्टर में 57% प्रोडक्शन है,
लेकिन सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट 28% है ना। एग्रीकल्चर में 18% प्रोडक्शन है, लेकिन 47% लोग जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट 47% दे रहा है भारत में। इंडस्ट्री में 25% है प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट भी 25% है, ठीक है, वेरी गुड। जबकि ये नहीं होना चाहिए था, क्लियर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपए हम मान के चलें कि प्रोडक्शन 100 रुपए है, तो पॉपुलेशन में जो 28% लोग हैं उनको मिलेगा 57 रुपया, 47% लोग हैं उनको मिलेगा 18 रुपया, और 25% लोग हैं उनको मिलेगा 25 रुपया। क्लियर है। तो इसको अपन लिख के देख लेते हैं एक बार। जैसे जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर कितना है रुपए के हिसाब से, अगर मैं 100 मान रहा हूं तो इसको लिख देता हूं मैं 18%, और पॉपुलेशन कितनी है 47%, ठीक। फिर सर्विस सेक्टर का शेयर कितना है 57% है, ठीक। और 28% लगभग क्या है पीपल जुड़े हुए 28 लोग, ठीक। इंडस्ट्री का 25-25, ठीक। मतलब देखो सिंपल सा समझने का फंडा ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 18 रुपए जनरेट हो रहे हैं, ये बटेंगे किसमें 47 लोगों में। इंडस्ट्री में 25 रुपए जनरेट हो रहे हैं और ये बटेंगे 25 लोगों में। सर्विस सेक्टर में 57 रुपीज जनरेट हो रहे हैं और ये बटेंगे 28 लोगों में। क्लियर है। तो इससे समझ में ये आता है कि हमारी इकोनॉमी में भी शिफ्ट हुआ है, किसमें, अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन वो शिफ्ट वैसा नहीं हुआ जैसा डेवलप्ड कंट्रीज में नोटिस होता है, ठीक। हमारे यहां भी सेक्टर्स में चेंजेस आए हैं, है ना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस नहीं आए हैं। और सेक्टर में भी वो चेंज आए हैं कि भाई हम डायरेक्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर से सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गए हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। और ये 18 रुपए जो मिल रहे हैं 47 लोगों को, तो जाहिर सी बात है इनका जीवन बड़ा कठिन होने वाला है। इसलिए एग्रीकल्चर हमारे देश में जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रॉफिटेबल ट्रेंड नहीं माना जाता है, क्योंकि कारण ये है जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो हमें करना क्या पड़ेगा भाई, इस पॉपुलेशन को यहां से निकाल के अलग अलग दूसरे सेक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। जो अभी जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं लोग, उनको स्किल देना पड़ेगा कि भाई आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आओगे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आओगे तो आपको इंडस्ट्रियल स्किल्स चाहिए। फिर आपको सर्विस सेक्टर में आना है तो सर्विस सेक्टर की स्किल्स देना पड़ेंगी। क्लियर है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो हमें देना पड़ेंगे, किसको, हमारे देश के लोगों को, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू होगा, ठीक है, और एजुकेशन पे काम होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हमें यही समझना है आगे आने वाले चैप्टर्स में कि भाई किस प्रकार से ये जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन क्या है बेसिकली, ठीक। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जो सेक्टोरल कंपोजिशन है इसमें भी थोड़ा चेंज आना चाहिए, ठीक। और सेक्टोरल कंपोजिशन में बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, वो एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें चेंज लाके हमें ऐसा करना है कि भाई पूरी पॉपुलेशन एक तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो या उनके प्रोडक्शन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो उन सेक्टर्स में। क्लियर है। चलो अब ये लेट्स वर्क दिस आउट, है ना, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर तो अपन करेंगे, वो एक पूरा मैंने उसका लेक्चर ही अलग बनाया है, ठीक। तो अभी अपन जो आते जा रहे हैं वो देखते आते हैं। तो व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट शिफ्ट दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर्स। तो डेवलप्ड कंट्रीज की हिस्ट्री क्या बता रही है कि भैया सिंपल तरीके से जो सेक्टर्स हैं, पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, फिर इंडस्ट्रीज डेवलप होने के बाद धीरे धीरे सर्विस सेक्टर डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये एक पैटर्न हमने नोटिस किया है डेवलप्ड कंट्रीज में। क्लियर सी बात है जो अपन ने देखा, ठीक। और उसको लिखना कैसे है वो अपन डिस्कस करेंगे जब अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक। करेक्ट एंड अरेंज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम द जंबल। तो ठीक है, जंबल वंबल अपन बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। अब डिस्कस विथ योर टीचर हाउ यू कुड कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड ईच स्टेट। तो अगर आपने ये लेक्चर देखा है शुरू से, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं कि हर स्टेज पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसके बेस पे भी हम टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि जीडीपी निकाल सकते हैं। क्लियर है, डिटेल में नहीं जाना है इसको, ठीक। बाकी क्वेश्चन आंसर्स अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर के टाइम पे। क्लियर है। चलिए, और कैसे लिखना है इन आंसर्स को ये भी मैं बताऊंगा, बाकायदा लिखवाऊंगा भी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है,
ठीक, तो व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट हैव टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर्स। तो अपन एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन लिखेंगे, देखो ठीक। तो शुरुआत करेंगे कि भाई जनरली कंट्रीज विच आर डेवलप्ड टुडे इनिशियली स्टार्टेड विद प्राइमरी सेक्टर एज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पहला पॉइंट बनेगा अपने आंसर का, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर सेकंड सेक्टर बढ़ेगा, ठीक। फिर क्या होगा, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेकंड पॉइंट बनाएंगे इसको। Over a long period of time and especially because of new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding। तो फैक्ट्रीज आती हैं और एक्सपेंड करती हैं, ठीक। फिर धीरे धीरे फिर शिफ्ट टेक प्लेस होगा, ठीक। फिर क्या होगा, फिर फर्दर और समय के साथ फिर शिफ्ट होगा और सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 पॉइंट अपन लिखेंगे। तो जनरली यही पैटर्न ऑब्जर्व होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, या जो आज डेवलप है उनमें यही पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है। इंडिया का पैटर्न स्लाइटली डिफरेंट, बताया मैंने आपको, ठीक। इंडिया का पैटर्न इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। और इंडिया का पैटर्न क्या है वो डिटेल में पढ़ने वाले हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में, ठीक। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।